जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 तक कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम। कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दोस्तों, कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली जिला के कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह जो है कुंडग्राम जगह कहाँ है? तो बिहार के वैशाली जिला में है और 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कल्पसूत्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। कल्पसूत्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो है कल्पसूत्र पुस्तक है, इसमें बात करें तो इसमें जो है जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है और इसमें जैन तीर्थंकरों के जीवनी के बारे में इसमें लिखा गया है कि जो है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, उसके बाद सेकंड, थर्ड, ऐसे 24 यानी कि 24 तीर्थंकर हुए। तो उन्हीं के जीवनों के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है और यह पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र और इसे भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग के प्रतीक क्या होता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग के प्रतीक क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। घोड़ा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में गृह त्याग के प्रतीक को जो है होता है घोड़ा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ पर स्थापित किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवगिरी। देवगिरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये वही देवगिरी है जो यादव वंश की राजधानी हुआ करता था और दोस्तों ये अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में है। और दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जब देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया तो इसका नाम उसने चेंज कर दिया और इसका नाम रख दिया दौलताबाद। और इस तरह उसने नाम चेंज किया और इसका नाम रख दिया दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिज्र खां। खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना किया गया और कब किया गया? तो यह जो है 1414 ईस्वी में किया गया। 1414 ईस्वी में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया। आगरा शहर की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसने जो है 1504 ईस्वी में आगरा की शहर की स्थापना किया। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया सिकंदर लोदी के द्वारा इसे किया गया। और दोस्तों बात करें तो ये सिकंदर लोदी वंश के जो है एक शासक था। तो दोस्तों बात करें कि लोदी वंश के संस्थापक कौन था, लोदी वंश की स्थापना किसने किया? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, बहलोल लोदी के द्वारा जो है लोदी वंश की स्थापना किया गया। तो ये बहलोल लोदी क्या हुआ? लोदी वंश का संस्थापक हुआ लोदी वंश का, याद रखिएगा लोदी वंश का। और इसने कब स्थापना किया लोदी वंश का? तो 1451 में इसने लोदी वंश की स्थापना किया। तो इस तरह आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1757। 23 जून 1757 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि किनके किनके बीच में हुआ था यह युद्ध। तो यह युद्ध अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के शासक था सिराजुद्दौला
उन दोनों के बीच में हुआ था यह युद्ध। और इसमें दोस्तों इस युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर यह दोस्तों सिराजुद्दौला के साथ जो है धोखाधड़ी कर दिया और यह रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज के साथ मिल गया, जिससे इस युद्ध में सिराजुद्दौला का जो है हार हो गया। और दोस्तों सिराजुद्दौला का जब इसमें हार हो गया तो सिराजुद्दौला जो है मारा गया और अगले शासक बंगाल का अंग्रेजों ने मीर जाफर को बना दिया। तो इस तरह दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ और किनके किनके बीच में, तो रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये दोनों युद्ध दोस्तों बहुत ही फेमस युद्ध हैं। तो अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1764। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में जो है एक और अंग्रेज था और तीन और जो है मुस्लिम शासक था और इन तीनों के बीच में जो है लड़ाई हुआ। तो एक और अंग्रेज था एक और अंग्रेज था और दूसरी ओर जो है दोस्तों, दूसरी ओर पहला शासक था मीर कासिम। दूसरा था सुजाउद्दौला। दूसरा था सुजाउद्दौला और तीसरा था शाह आलम द्वितीय। दोस्तों बात करें कि एक और अंग्रेज था, तो अंग्रेज का सेनापति कौन था, तो इधर अंग्रेज में सेनापति था हेक्टर मुनरो। चलिए एक बार और हम लोग रिवाइज करते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में। किनके बीच में, तो एक और अंग्रेज था और दूसरे ओर जो है 3 मुस्लिम शासक थे। तो एक और अंग्रेज था, उसका सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो। और 3 और जो है मुस्लिम शासक था, उसमें कौन कौन था, तो पहला था मीर कासिम, दूसरा था सुजाउद्दौला और तीसरा था शाह आलम द्वितीय। दोस्तों इस युद्ध में भी ये तीनों के तीनों अंग्रेजों से जो है हार गए और इसमें भी अंग्रेज जो है विजयी हो गए। और दोस्तों जैसे ही इसमें जो है अंग्रेज विजयी हो गए तो अंग्रेजों को जो है पूरे भारत पर जो है उनका कब्जा हो गया। इधर उत्तर भारत में जो भी क्षेत्र था, उत्तर भारत के सभी क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो इस तरह ये हुआ इसका इतिहास। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। दोस्तों बात करें टीपू सुल्तान के बारे में, तो टीपू सुल्तान को जो है शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है और यह जो है मैसूर का शासक था और इसका राजधानी था श्रीरंगपट्टनम। तो इस तरह दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था और मैसूर जो है राज्य का राजधानी श्रीरंगपट्टनम था और इसे शेर मैसूर के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। दोस्तों आंग्ल का मतलब अंग्रेज और मैसूर का मतलब मैसूर के राजा। तो जो भी मैसूर के राजा जैसे कि टीपू सुल्तान हो गया, हैदर हो गया, तो इनके बीच में लड़ाई हुआ था दोस्तों। टोटल जो है 4 लड़ाइयाँ हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1767 से 1769 के बीच में। दोस्तों सेकंड तो ये हो गया प्रथम और सेकंड जो है 1780 से 1784 और ये हो गया थर्ड जो है 1790 से 1792 और ये हो गया फोर्थ इसमें 1799। तो इस तरह दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध 4 जो है युद्ध हुआ कब, तो 1767 से 1769 में पहला, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799। चलिए अगला क्वेश्चन 11 को देखते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, अब यहाँ से दोस्तों संविधान यानी कि पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू हो गया। तो 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 2। भाग 2 में जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और दोस्तों इसमें जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है।
तो इस तरह भाग 2 में अनुच्छेदों की संख्या 5 से लेकर 11 तक, और ये सारी के सारे जो भी आर्टिकल है ये नागरिकता संबंधित हैं। दोस्तों बात करें भारत में, तो भारत में एकल नागरिकता की प्रावधान है, और यह जो है प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अब दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए भाग 1 को देख ले, तो भाग 1 में दोस्तों संघ और उसके क्षेत्र की चर्चा है। इसमें जो है इस संघ और उसके क्षेत्र की चर्चा है, और इसमें जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। भाग 3 ये जो भाग 3 है ऑप्शन नंबर बी, इसमें देख ले तो इसमें मौलिक अधिकार जो है इस भाग का नाम है मौलिक अधिकार, और ये जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, 35 तक है। और भाग 4 तो इसका नाम है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, और ये जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो इस तरह दोस्तों भाग 1 का नाम क्या है, संघ और उसके क्षेत्र, और उसमें आर्टिकल कितना है 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 का नाम क्या है, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान, और उसमें जो है आर्टिकल कितना है यानी कि अनुच्छेद तो 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 तो भाग 3 का नाम है मौलिक अधिकार, जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो भाग 3 हो गया, और आर्टिकल की संख्या 12 से लेकर इसमें 35 है। भाग 4 तो इसका नाम है नीति निर्देशक तत्व, और इसमें आर्टिकल की संख्या 36 से लेकर 51 तक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि भारत में नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार किसे है। भारत में नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार किसे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद। ऑप्शन नंबर बी संसद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि भारतीय मूल के नागरिकों को उनके नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से होता है। भारतीय मूल के नागरिकों को उनके नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं ये अनुच्छेद 5 को, तो इसमें दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों के बारे में जानकारी मिलता है कि नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 9 की बात करें तो इसमें दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये जो है अनुच्छेद 9 में लिखा गया है। और ये जो अनुच्छेद 6 है दोस्तों, अनुच्छेद 6, इसमें है कि 19 जुलाई और 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद 6 माह तक भारत में निवास किया हो। तो इस बात की चर्चा अनुच्छेद 6 में है। तो इस तरह दोस्तों इन सारी अनुच्छेदों का डिस्क्राइब ये हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि NRI का फुल फॉर्म क्या है। NRI का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जिसका हिंदी होता है दोस्तों अनिवासी भारतीय। NRI का मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जिसका हिंदी होता है अनिवासी भारतीय। दोस्तों ये वैसे लोग होते हैं कि वे भारतीय नागरिक जो मूलतः भारत के नागरिक तो होते हैं तथा उनके पास भारत का पहचान पत्र, भारत का वीज़ा इत्यादि हैं, लेकिन व्यवसाय, नौकरी या अन्य कार्यों से भारत से बाहर रह रहा हो तो ऐसे नागरिक को NRI के श्रेणी में रखा जाता है। और NRI की श्रेणी में जो लोग आते हैं उन्हें समस्त वो अधिकार प्राप्त होता है जो अधिकार भारत के आम नागरिक को प्राप्त होता है। और NRI के श्रेणी में वे लोग भारत में सरकारी नौकरी कर सकता है, संवैधानिक पद पर प्राप्त कर सकता है, मतदान कर सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा NRI के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। मूल संविधान का मतलब दोस्तों पुराने संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 7 थी, लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अभी जो है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ये है वर्तमान में।
तो दोस्तों बात करें कि कौन कौन से हैं मौलिक अधिकारों, तो पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह दोस्तों ये जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। और बात करते हैं मौलिक अधिकार, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक लेके जो है अनुच्छेदों में इसकी चर्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है। लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लेटराइट मिट्टी में जो है आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें इस लेटराइट मिट्टी के, तो यह 2 प्रकार के होता है, एक होता है गहरी लाल लेटराइट और दूसरा होता है सफ़ेद लेटराइट। तो दोस्तों गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है, लेकिन इसकी उर्वरता थोड़ा सा कम होता है। और दोस्तों सफ़ेद लेटराइट में इसकी उर्वरता सबसे कम होती है। और यह दोस्तों सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, तो यह केओलिन के कारण जो है यह सफ़ेद दिखाई देता है। अब दोस्तों बात करें कि यह जो लेटराइट मिट्टी आखिरकार उपयोग कैसे हैं, तो यह चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है और लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि मत्स्य पालन के कृषि विधि को क्या कहा जाता है। मत्स्य पालन के कृषि विधि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य पालन के कृषि विधि को पीसी कल्चर कहते हैं। दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर बी, एपी कल्चर के बारे में, तो एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन के कृषि विधि को कहा जाता है एपी कल्चर। ये ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट के पालन को कृषि विधि को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये बर्मी कल्चर, तो बर्मी कल्चर में दोस्तों केंचुआ पालन को कृषि विधि को बर्मी कल्चर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन जो है रजत क्रांति का संबंध है। दोस्तों बात करें ये ऑप्शन नंबर 1 खाद्यान्न उत्पादन, तो इसे जो है हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन, तो ये जो है श्वेत क्रांति से संबंधित होता है। और यह मत्स्य उत्पादन, तो यह जो है नीली क्रांति से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किया गया। और कब किया गया, तो दोस्तों इनके द्वारा जो है 1967 से 68 तक किया गया, यानी कि 1 साल किया गया। लेकिन दोस्तों भारत में हरित क्रांति 2 चरणों में हुआ, तो यह पहला चरण था। और दूसरा बार जो है हुआ दूसरा बार 1983 से 84 के बीच में हुआ। तो दूसरा बार 1983 से 1984 के बीच में, और पहला बार डॉक्टर एस स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1967 से 1968 के बीच में। और बात करें दोस्तों जब ये क्रांति हुआ तो भारत में खास तौर से धान, गेहूं जैसे अनाज में के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि गेहूं किस प्रकार का फसल है। गेहूं किस प्रकार का फसल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रबी फसल। गेहूं एक रबी फसल है। दोस्तों बात करें रबी फसल में तो कौन कौन से होते हैं, तो ये तो गेहूं होता है, दूसरा जौ होता है, चना होता है, मटर होता है, सरसों होता है, उसके बाद आलू होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है रबी फसल में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है। अब यहाँ से दोस्तों इकोनॉमी का क्वेश्चन शुरू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। और दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था, तो उस समय के पहले फर्स्ट वित्त मंत्री जिनका नाम था आर के सनमुखम शेट्टी।
आन के षणमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों यह जो है बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए किया गया था, जो लगभग 7.5 माह के लिए किया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संयुक्त यानी कि जब भारत में अंग्रेज भी थे तब जो है भारत में सर्वप्रथम बजट कब पेश किया गया था। तो दोस्तों ये हो गया स्वतंत्र भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। अब यहाँ पर दोस्तों गणतंत्र आ गया। गणतंत्र का मतलब, गण का मतलब जो होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि अब भारत में जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। तो उस टाइम के जो है भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, जॉन मथाई। जॉन मथाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने बजट को 1950 में पेश किया। तो इस तरह दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा जॉन मथाई 1950। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीयों के द्वारा सबसे पहले किस बैंक को खोला गया। भारतीयों के द्वारा सबसे पहले किस बैंक को खोला गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक को जो है भारतीयों के द्वारा सबसे पहले खोला गया। और यह दोस्तों भारतीयों के द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व वाला जो है बैंक था, यानी कि इसमें भारतीय थे और कुछ और भी लोग थे। और यह कब खोला गया, तो यह 1881 में खोला गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही 1894 आया तो इस पंजाब नेशनल बैंक को खोला गया और यह पूर्ण रूप से प्रबंधित भारतीयों के द्वारा था। यह पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा प्रबंधित बैंक था। तो पहला बैंक भारतीयों के द्वारा 1881 में खोला गया, लेकिन इसमें कुछ शेयर दूसरों का भी था। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक 1894 में जब इसकी स्थापना हुआ तो यह पूर्ण रूप से भारतीयों का था। ऑप्शन नंबर सी, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, इस पर ध्यान दे दे तो यह जो है दोस्तों यह भारत का पहला बैंक था। जनरल बैंक ऑफ इंडिया यह भारत का पहला व्यापारिक बैंक था और इसे जो है इसकी स्थापना 1786 में किया गया। इसकी स्थापना जो है 1786 में किया गया। और दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, इसको देख लेते हैं। यह सेकंड बैंक था, भारत का व्यापारिक सेकंड बैंक था और इसकी स्थापना 1790 में किया गया। लेकिन दोस्तों ये दोनों बैंक, ये जनरल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये दोनों के दोनों बैंक यूरोपियन था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों बैंक यूरोपियन था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों कि भारत में कर के ढांचे, कर यानी कि टैक्स, कर के ढांचे में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन हुआ। भारत में कर के ढांचे में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैलैया समिति। ऑप्शन नंबर ए, चैलैया समिति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी घटना कब हुआ, तो इसकी गठन जो है दोस्तों 1991 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि वाहनों पर कर किस प्रकार का कर है। वाहनों पर कर यानी कि जो ये गाड़ी है सब, इन पर किस प्रकार का कर जो सरकार लगाता है तो वो किस प्रकार का कर होता है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। वाहनों पर कर जो है लगता है यह अप्रत्यक्ष कर होता है। दोस्तों बात करें कर कितने प्रकार के होते हैं, तो कर जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। तो वाहनों पर जो कर लगता है यह अप्रत्यक्ष कर लगता है। तो दोस्तों ये हुआ आज का सुपर 25 MCQ। और ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।